हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स के पार्ट नंबर 1 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी अगर हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई हम लोगों को जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दोनों के बारे में एक इन डेप्थ आइडिया होना चाहिए। अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉर्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके अलावा सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, डैश हेड इज इंस्टॉल्ड स्वयं पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क दैट यूजेस बारकोड टेक्नोलॉजी and allows the customer to update their passbook hassle free. Your options were Reserve Bank of India, State Bank of India, National Payment Corporation of India, and none of the above, guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, guys, that is State Bank of India के द्वारा स्वयं ये जो पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क मशीन थी इसको इंस्टॉल किया गया था। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिकवरी ऑफ रिटेल लोन्स, गाइस। सो देखिए, हम लोग जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग के अंदर जो सक्सेस है वो बहुत हद तक रिटेल एसेट पोर्टफोलियो के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिटेल एसेट का पार्ट बनते हैं लोन्स और एडवांसेस। सो जो भी बैंक को इनकम होती है फ्रॉम दिस लोन्स एंड एडवांसेस, वहीं से बैंक की जो सक्सेस है वो डिफाइन की जा सकती है। अब देखिए, बैंक्स इंक्रीज करते जा रहे हैं एग्रेसिवली देयर रिटेल सेगमेंट पोर्टफोलियो, क्योंकि हाई प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है बैंक्स को। बट बैंक्स को गाइज कॉन्शियस भी रहना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीजिंग डिफॉल्ट रेट। डिफॉल्ट रेट का मतलब क्या है कि कस्टमर्स लोन्स और एडवांसेस तो ले रहे हैं बट उनको रीपे नहीं कर पा रहे हैं, डिफॉल्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए बैंक्स नीड टू बी मोर कॉशियस अबाउट दिस। मूविंग अहेड, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, गाइस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हॉलीडे या फिर मॉरेटोरियम पीरियड, जिसको बोल देते हैं। अब ये हॉलीडे या फिर मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है? जहां पे ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं रहती है बैंक को। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो रीपेमेंट रहती है वो स्टार्ट होती है ओनली आफ्टर द डिसबर्समेंट ऑफ द एंटायर लोन, गाइस। इसी तरह से अगर हम लोग एजुकेशन लोन की बात करें तो वहां पे हॉलीडे पीरियड या फिर मॉरेटोरियम पीरियड के अंदर किसी भी तरह का इंटरेस्ट जो है वो इंसिस्ट नहीं किया जाता है बैंक्स के द्वारा। और हाउसिंग लोन की अगर हम लोग बात करें, सो अगर हाउसिंग लोन के केस में अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो 18 मंथ्स का जो मॉरेटोरियम पीरियड है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह से अगर घर खरीदा जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, तो उस केस में जो मॉरेटोरियम पीरियड रहेगा दैट विल बी ऑफ 3 मंथ, गाइस। तो ये हम लोगों ने मॉरेटोरियम पीरियड के बारे में बात कर ली विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन लोन एंड हाउस लोन, गाइस। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट के बारे में। अब मंथली इंस्टॉलमेंट्स 3 तरह की हम लोगों को देखने को मिलती है, बुलेट पेमेंट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एंड इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, गाइस। बुलेट पेमेंट क्या है? जहां पे जो पेमेंट रहेगी, जो रीपेमेंट की जाएगी, वो एक सिंगल शॉर्ट में जो है पेमेंट कर दी जाएगी। सिंगल पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड विल बी डन। और ये जो बुलेट पेमेंट है ये हम लोगों को गोल्ड को लोन के केस में मैक्सिमम देखने के लिए मिलती है, गाइस। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट है दैट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, जहां पे इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट जो पे की जाती है कस्टमर की तरफ से, जहां पे जो इंटरेस्ट की सर्विसिंग है वो ज्यादा रहेगी इनिशियल पीरियड के अंदर, उसके बाद जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर करने का काम किया जाता है बाय द बैंक, गाइस। सो नेक्स्ट इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसको हम लोग ईएमआई के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे जो लोन है उसको यूनिफॉर्म तरीके से रीपे किया जाएगा। इनिशियल पीरियड्स के अंदर जो प्रिंसिपल वाला कंपोनेंट रहेगा दैट विल बी लेस इन नंबर, और जो लेटर पीरियड है उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हम लोगों को धीरे धीरे बढ़ता हुआ मिलेगा और इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो धीरे धीरे कम होता हुआ देखने को मिलेगा। अब एग्जाम में आप लोगों से जो है वो इस ईएमआई का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। सो ईएमआई का जो फॉर्मूला रहता है ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि ईएमआई इज इक्वल टू P into R into 1 plus R raised to the power n divided by 1 plus R raised to the power n minus 1। अब जहां पे P क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट। R क्या रहेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ। इसके अलावा जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रहता है वो पर एनम अगर दिया गया है तो उसको पर मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल जैसे 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, सो 10 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 कर लेंगे। तो इस तरह से जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे हम लोग मंथली बेसिस के ऊपर लेते हैं ईएमआई के अंदर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ईएमआई, गाइस। मूविंग अहेड,
अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफॉल्ट एंड रीशेड्यूलिंग के बारे में। सो देखिए गाइस, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी एक इंडिविजुअल जो बोरोअर है उसकी तरफ से जब रीपेमेंट नहीं की जा रही है एज पर द एग्रीड टर्म्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बोरोअर जो है वो डिफॉल्ट कर रहा है। अब बोरोअर और बैंक के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रहे, इसके लिए कुछ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भी जो क्रेडिट लिया जा रहा है बोरोअर के द्वारा, उसका इंटेंडेड पर्पस के लिए ही जो है वो क्रेडिट लिया जाना चाहिए और उसी पर्पस के लिए उसको यूज किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्रेडिट ले लिया घर बनाने के लिए और उससे गाड़ी ले ली, ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट इज एज पर द एग्रीड टर्म। जो भी एग्रीड टर्म जब लोन सैंक्शन होने से पहले जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे बात हुई थी, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी इंस्टॉलमेंट्स को पे किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज बोरोअर गिव्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटी। अब जब भी बोरोअर जो है वो लोन लेगा तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पे बैंक के पास रखा जाएगा बोरोअर की तरफ से, तो जो भी वो सिक्योरिटी देगा उसके बारे में जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन बैंक को देनी है बोरोअर को, सो दैट जो बैंक है वो इंश्योर कर पाए कि भाई अगर कल को बोरोअर डिफॉल्ट करता है तो उस सिक्योरिटी के थ्रू वो अपने फंड्स को रिकवर कर पाए। नेक्स्ट इज नीदर बैंक नॉर द बोरोअर जियोपार्डाइजेस द रिलेशनशिप। अब ना तो बैंक ना ही कस्टमर, दोनों में से कोई भी जो है वो इस रिलेशनशिप को अगर खराब नहीं करेगा तो एक बेटर कस्टमर के साथ जो है रिलेशनशिप मेंटेन की जा सकती है गाइस। अब हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो होम लोन्स रहते हैं उनमें फ्लोटिंग रेट के ऊपर भी होम लोन्स दिए जाते हैं और फिक्स रेट के ऊपर भी दिए जाते हैं। तो जो फ्लोटिंग रेट होम लोन्स रहते हैं वहां पे स्टीप चेंज हम लोगों को इंटरेस्ट रेट में देखने के लिए मिलता है, और फ्लोटिंग रेट होम लोन्स के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है दैट इज बीइंग मैप्ड विद द बेंचमार्क रेट। बेंचमार्क रेट का मतलब क्या है कि रेपो रेट, बैंक रेट, इसके साथ में जो बेंचमार्क कर दिया जाएगा, मैप कर दिया जाएगा। अब जैसे ही रेपो रेट, बैंक रेट बढ़ेंगे या कम होंगे उसी अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होम लोन पे चार्ज किया जाएगा उसमें भी वेरिएशन हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट इज फिक्स रेट होम लोन्स। अब फिक्स रेट होम लोन्स के केस में एक रीसेट क्लॉज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है दैट कैन रिजल्ट इन चेंज इन इंटरेस्ट रेट। सो एक रीसेट क्लॉज के थ्रू हम लोग जो है वो इंटरेस्ट रेट चेंज कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड रेट होम लोन गाइस। अब आउटकम्स क्या रहती है, देखिए अगर फ्लोटिंग रेट होम लोन्स है तो अगर हम इंडिविजुअल को बोल दें, इंडिविजुअल बोरोअर को बोलें कि भाई यू नीड टू पे द हायर ईएमआई और हम लोग रीपेमेंट पीरियड को सेम रखेंगे, तो उससे क्या हो सकता है कि भाई वो जो रीपेमेंट करना है वो कस्टमर को काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग सकता है, जिस वजह से जो लोन है वो एनपीए में कन्वर्ट हो सकता है। एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसी तरह से जो सेकंड ऑप्शन है वो है कि हम लोग ईएमआई को रिड्यूस कर दें और रीपेमेंट पीरियड को बढ़ा दें, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? शेड्यूलिंग बोल देते हैं गाइस। जब रीपेमेंट पीरियड को बढ़ा दिया जाएगा और ईएमआई को जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा गाइस, तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? रीशेड्यूलिंग बोल रहे हैं। अब रीशेड्यूलिंग जो है वो हम लोगों को हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, इन केसेस के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलती है। सो दिस इज डिफॉल्ट एंड रीशेड्यूलिंग गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिफॉल्ट के बारे में। तो दो तरह के डिफॉल्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, विलफुल डिफॉल्ट और जेन्युइन डिफॉल्ट। तो विलफुल डिफॉल्ट किसको बोला जाएगा? जब एक इंडिविजुअल के पास जो कैपेसिटी है, वो इंडिविजुअल के पास फुल कैपेसिटी है कि वो ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है, बट वो विलफुली जो है वो वहां पे उन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? विलफुल डिफॉल्ट बोल देंगे। या फिर वो डाइवर्ट कर दे रहा है फंड्स को फॉर अदर पर्पस, मतलब लोन लिया गाड़ी लेने के लिए और उससे घर बना लिया, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? विलफुल डिफॉल्ट बोल देंगे। साइफनिंग ऑफ फंड्स विदाउट एनी एसेट इन इट्स प्लेस, मतलब फंड्स को बोरो कर लिया और जैसे मान लो घर बनाने के लिए जो था वो फंड्स को बोरो किया, तो ना तो उससे घर बनाया ना ही उससे कोई और एसेट परचेज किया, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? साइफनिंग ऑफ फंड्स बोल देते हैं गाइस। तो ये भी हमारा विलफुल डिफॉल्ट का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ फिक्स्ड एसेट गिवन एज सिक्योरिटी। अब जो फिक्स्ड एसेट, जैसे मान लो कोई हाउस प्रॉपर्टी जो है वो एज ए सिक्योरिटी अगर बोरोवर ने दी हुई है, तो उसको अगर वो डिस्पोज ऑफ कर देता है ड्यूरिंग द लोन पीरियड, तो इसको भी क्या बोला जाएगा? विलफुल डिफॉल्ट बोला जाएगा। नेक्स्ट वन इज जेन्युइन डिफॉल्ट गाइस। अब जेन्युइन डिफॉल्ट क्या है? जहां पे इंडिविजुअल को जो है वो कोई पर्सनल सेटबैक से गुजरना पड़ता है, जैसे उसको जॉब लॉस हो गया, कोई अनफॉर्सीन मेडिकल सर्कमस्टांसेस अराइज हो गए, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई बिजनेस सेटबैक हो गया, जैसे हम लोगों ने कोविड-19 के टाइम पे देखा था। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है जिस वजह से कस्टमर जो है वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेन्युइन डिफॉल्ट बोल देंगे गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग विलफुल डिफॉल्ट के अंदर जो डाइवर्जन ऑफ फंड्स है इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो डाइवर्जन ऑफ फंड के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जो कंडीशंस है वो डाइवर्जन ऑफ फंड का पार्ट बनेंगी। अगर एक इंडिविजुअल बोरोवर के द्वारा
फंड्स को लिया जा रहा है फॉर द शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल और उनका यूज किया जा रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस अगेंस्ट द सैंक्शन टर्म। मतलब जैसे इंडिविजुअल ने फंड्स को बोरो किया मशीन लेने के लिए और उससे वो अपने इंप्लॉइज की सैलरीज दे रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड। इसके अलावा डाइवर्टिंग बोरोड फंड फॉर एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम द लोन्स ओरिजिनल पर्पस, कि मतलब जिस पर्पस के लिए लोन लिया गया है उस पर्पस के अलावा किसी और पर्पस में उन फंड्स का यूज किया जा रहा है, इट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ डाइवर्जन ऑफ फंड। नेक्स्ट इज अनऑथराइज ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू सब्सिडरी और द कॉर्पोरेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन ने फंड्स लिया और उसको अपनी सब्सिडरी के जो था ऑपरेशंस थे उनमें यूज कर लिया, तो इसको भी क्या बोला जाएगा, डाइवर्जन ऑफ फंड बोला जाएगा। राउटिंग फंड्स थ्रू बैंक आउटसाइड द लेंडर्स अप्रूवल, बैंक से जो फंड लिया हुआ है या जो लेंडर से जो फंड लिया हुआ है उसको राउट किया जा रहा है आउटसाइड द अदर बैंक, मतलब किसी दूसरे बैंक में उसको जो है यूज किया जा रहा है, तो इसको भी क्या बोला जाएगा, डाइवर्जन ऑफ फंड का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग इन अदर कंपनीज विदाउट प्रायर लेंडर अप्रूवल, किसी और कंपनी में उस फंड को इन्वेस्ट कर दिया बिना लेंडर के अप्रूवल पे, तो भी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइवर्जन ऑफ फंड बोलेंगे गाइस। इसके अलावा फेलियर टू अकाउंट फॉर द डिस्क्रिपेंसी इन फंड डिप्लॉयमेंट, मतलब जिस पर्पस के लिए फंड्स को लिया गया था अगर वहां पे डिप्लॉय ही नहीं किया जा रहा है फंड्स को, तो उसको भी क्या हम लोग बोल देंगे, डाइवर्जन ऑफ फंड बोल देंगे गाइस। मूविंग अहेड, अब देखिए जो भी विलफुल डिफॉल्टर रहेगा, अगर ये विलफुल डिफॉल्ट का जो अमाउंट है, अगर ये अमाउंट 25 लाख से इंक्रीज कर जाता है, मतलब 25 लाख या फिर इससे ज्यादा रहता है, तो उस केस में पेनल्टी जो है वो इंडिविजुअल बोरोवर के ऊपर फिर लगाई जाती है। सो दिस इज विलफुल डिफॉल्ट एंड डाइवर्जन ऑफ फंड गाइस। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन, which of the following statements regarding repayment of loan are correct? Your statements are under bullet payment method, a single payment need to be made at the end of the period. Under EMI payment period, interest portion in an installment is less in the initial period. Your options are one only, two only, both one and two, neither one nor two. So what should be the right answer? Try to answer out this question in your comment box. इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन, तो आप लोग एडुटैप के मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं, जहां से आप लोगों को IAS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट के कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स। अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन, या फिर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई डाउट अराइज होता है विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन, तो आप लोग जो है वो इस मास्टर कोर्स को रेफर कर सकते हैं। अब जब भी आप लोग इस मास्टर कोर्स को अवेल करेंगे, यू कैन यूज द कोड JIB75, जहां से आप लोगों को 75% का फ्लैट डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर दिया जाएगा। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।